मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है जीन जैक्स रूसो। हम जीन जैक्स रूसो के शैक्षिक विचारों को पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 28 जून 1712 ईस्वी को हुआ, जनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। इनके पिताजी एक घड़ी साज थे जो कि बहुत ही निर्धन थे। इनकी माता का देहांत हो गया था। जैसे इनका जन्म हुआ उसके कुछ समय बाद इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी चाची ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी चाची और पिताजी लापरवाह थे, बच्चे पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया। रूसो ने 6 वर्ष की उम्र में ही उपन्यासों का अध्ययन करना चालू कर दिया। इनको विद्यालय भेजा गया, लेकिन विद्यालय जो शिक्षा थी वो इनको आकर्षित नहीं कर पाई, क्योंकि विद्यालय में जो अनुशासन था वो बहुत ही कठोर अनुशासन रहता था और वहाँ के नियम भी बहुत कठोर रहते थे। इसलिए इनको विद्यालय शिक्षा आकर्षित नहीं कर पाई। इनका जो ज़्यादातर जीवन था वो आवारागर्दी और निरुद्देश्य बीता, और इन पर झूठे आरोप भी लगे समाज के द्वारा, जिससे इनको 4 वर्ष की जेल हुई। और कहा जाता है कि इनके बहुत ही महिलाओं के साथ अनैतिक प्रेम संबंध भी रहे, जिससे इनके ऊपर झूठे आरोप लगे। उसके बाद ये बहुत ही परेशान हो गए और क्षुब्ध होकर के फ्रांस चले गए। उस समय फ्रांस गए थे तो फ्रांस में राजा थे लुई 15वें, जो कि वहां की जनता पर बहुत ही दुराचार और शोषण करते थे। ये रूसो को अच्छा नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने साहित्य अध्ययन में रुचि ज़्यादा बढ़ी इनकी। इन्होंने लॉक, प्लेटो, हॉब्स, वॉल्टेयर के ग्रंथों का अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने लुई 15वें के खिलाफ एक अपना हथियार अपनाया, और इनका हथियार था केवल लेखन। इन्होंने वहां पर बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे लेख लिखे, जिसके कारण वहां की जनता ने इनको बहुत चाहा और इनको पसंद किया। 1749 और 1754 में एकेडमी ऑफ डिजॉन के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें रूसो ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। दोनों ही प्रतियोगिताओं में इन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद 1750 में इनका लेखन कार्य और ज्यादा बढ़ा और इन्होंने प्रारंभ किया। इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी, जिसमें एमिल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द न्यू हेलो, द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन। और 66 वर्ष की उम्र में 2 जुलाई 1778 ईस्वी को इनका निधन हो गया। ये था इनका जीवन परिचय। अब हम आते हैं इनके शैक्षिक विचारों की तरफ। तो अब हम आते हैं रूसो के शैक्षिक विचार की तरफ। शैक्षिक विचार रूसो थे वो जो उस समय जो तत्कालीन शिक्षा चल रही थी उसका इन्होंने विरोध किया। जो तत्कालीन शिक्षा थी उसको ये नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ये कृत्रिम है, ये ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के शरीर, मन और मस्तिष्क का स्वतंत्र विकास करे। इन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि व्यक्ति का शरीर, मन और मस्तिष्क का स्वतंत्र विकास करे। रूसो प्राकृतिक सिद्धांतों पर और विचारों पर विश्वास करते थे। अब बात करते हैं इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ, रूसो ने एक नारा दिया था, प्रकृति की ओर लौटो। रूसो जो कृत्रिम जो विद्यालय थे या विद्यालय की जो कृत्रिम व्यवस्था थी उसका विरोध करते थे, और ये कहते थे कि हमको प्राकृतिक रूप से ही अध्ययन करना चाहिए। प्रकृति को ज्यादा मानते थे। प्रकृति की ओर लौटो, ये इनका एक नारा था। और इन्होंने ये कहा कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटित होती है
बोले इनका मतलब था कि शिक्षा व्यक्ति के अंदर से ही प्रस्फुटित होती है। हम किसी भी तरह से नियंत्रित व्यवस्था या एक तरह से कृत्रिम व्यवस्था करके हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ऐसा इनका मानना था। और इन्होंने अपना एक निषेधात्मक शिक्षा का कॉन्सेप्ट भी दिया। निषेधात्मक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा का मतलब है कि एक तरह से कोई नकारात्मक शिक्षा नहीं है। इनका मतलब था कि निषेधात्मक शिक्षा वह होती है कि यह सद्गुण नहीं देती। इन्होंने कहा कि यह सद्गुण नहीं देती, यह सद्गुण नहीं देती, लेकिन दुर्गुणों से बचाती है, लेकिन दुर्गुणों से बचाती है। इनकी निषेधात्मक शिक्षा का मतलब यह था कि बच्चे को सही मत बताओ, लेकिन गलत क्या है उस चीज को बता दो, जिससे कि बच्चा सत्य की ओर जाएगा, सत्य की ओर या सत्य के मार्ग की तरफ चलेगा। अगर हम बच्चे को यह बताएंगे कि हमको गलत नहीं करना है तो सही रहेगा, उल्टा सत्य की जगह। ये इनकी निषेधात्मक शिक्षा थी। शिक्षा का अर्थ था कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटित होती है। और इन्होंने ये कहा था कि 12 वर्ष तक बच्चे को औपचारिक शिक्षा नहीं देनी है। ये कहते थे कि जब तक बच्चा 12 वर्ष तक का है उसको स्वाभाविक विकास होने दो, उसको किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा ना दो। औपचारिक शिक्षा का मतलब है जो कि नियंत्रित शिक्षा होती है, निश्चित शिक्षा होती है, जिसमें सभी चीजों की औपचारिकताएं होती है। इसका ये विरोध करते थे। आगे आते हैं हम। शिक्षा के उद्देश्य। इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, इनके अनुसार पहला उद्देश्य था जीवन में पूर्णता। रूसो के अनुसार शिक्षा ऐसी हो जो कि जीवन में पूर्णता लाए, और जीवन में पूर्णता आती है इंसान की कर्मेंद्रियों और इंद्रियों के विकास से। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि मनुष्य की इंद्रियों को और कर्मेंद्रियों का विकास करे। मैं आपको बता देता हूं, हमारी 5 इंद्रियां हैं और 5 ही कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां इंद्रियां आप जानते ही हो, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। ये हमारी हो गई 5 इंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियों में आते हैं, इसमें आती है हमारी वाणी, हाथ, पैर, जननांग और गुदा। इन्होंने ये कहा था कि हमारी जो इंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये अच्छे से काम करें, इनका अच्छे से विकास हो, तभी हमारे जीवन में पूर्णता आएगी। दूसरा इनका उद्देश्य था कि मौलिक व स्वाभाविक शक्तियों का विकास। इसका मतलब था कि बच्चे की मौलिक और स्वाभाविक शक्तियों का विकास कैसे हो, इसके लिए इन्होंने कहा कि बच्चे को स्वतंत्र रखना है, स्वतंत्र छोड़ना है, तभी बच्चे की मौलिक शक्तियों का या स्वाभाविक शक्तियों का विकास होगा। तीसरा था भौतिक उद्देश्य। भौतिक उद्देश्य का मतलब ये था कि व्यक्ति को वस्तुओं पर निर्भर बनाया जाए, व्यक्तियों की वस्तुओं पर निर्भरता बढ़ाई जाए, ना कि व्यक्तियों पर।
इनका मानना था कि व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहे, जबकि किस पर निर्भर रहे, वस्तुओं पर निर्भर रहे। ऐसे चौथा था इनका, चौथा उद्देश्य था व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए रूसो ने बताया था कि बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान कैसे होगा। इसके लिए बच्चे को निरीक्षण, अनुभव व अन्वेषण, या इसको हम खोज कह सकते हैं, जितना बच्चा निरीक्षण करेगा, अनुभव करेगा और अन्वेषण करेगा तो उसके व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि होगी या व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। पांचवा उद्देश्य था नैतिकता व संवेगों का विकास। ये भी इनका एक उद्देश्य था कि बच्चों में नैतिकता लानी है और उनके जो संवेग है उनका अच्छे से विकास करना है। तो इसके लिए ये था कि उन बच्चों को मूल्यों का बोध कराया जाए, जो हमारे जीवन मूल्य हैं इनका क्या कराया जाए, बोध कराया जाए। और ये मूल्यों का बोध भी 15 वर्ष के बाद ही कराया जाए, के बाद कराया जाए। ये थे इनके शिक्षा के उद्देश्य। आगे चलते हैं हम। पाठ्यक्रम, इन्होंने पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा। 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम, दूसरा था 5 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम, तीसरा था 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम, क्या क्या होना चाहिए, और चौथा था 15 से 20 वर्ष के लिए बच्चों के लिए पाठ्यक्रम। इन्होंने कहा कि 1 से 5 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो शैशव अवस्था होती है उसकी उम्र, तो इसलिए इस अवस्था में बच्चे पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने माना पाठ्यक्रम में। और पाठ्यक्रम में इन्होंने खेल कूद को ज्यादा महत्व दिया, खेल कूद, और इसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य पर ज्यादा बल दिया। और बच्चे को घर में ही सिखाना है वार्तालाप के माध्यम से, वार्तालाप पर बल दिया गया। और वार्तालाप भी होगा वो मातृभाषा में होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा, मातृभाषा में होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो बच्चे की ज्ञानेंद्रियां हैं उनके विकास पर बल देना चाहिए। ये इन्होंने 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए रखा। दूसरा था 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा, कि बच्चे को ये बताना है कि हमें दुर्गुणों से कैसे बचना है, ये थी निषेधात्मक शिक्षा। इसके अलावा इन्होंने नैतिक शिक्षा, बच्चे को नैतिक चीजें, नैतिक शिक्षा और प्रशिक्षण अनुभव, बच्चों को प्रशिक्षण अनुभव, इन चीजों पर ज्यादा जोर दिया गया। और इस अवस्था में ये बताया गया कि किसी भी विषय की शिक्षा नहीं देनी है बच्चे को, ऐसा इन्होंने बताया। तीसरी अवस्था थी 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए। 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए इन्होंने प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित, लकड़ी का काम, लकड़ी का काम, चित्रकला, संगीत, आदि विषयों को शामिल किया। 15 से 20 वर्ष तक के लिए इन्होंने काम शास्त्र,
सामाजिक संबंधों का ज्ञान, कामशास्त्र, सामाजिक संबंधों का ज्ञान, संगीत कला आदि विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया। ये था इनका पाठ्यक्रम। आगे आते हैं हम इनके अनुसार शिक्षण विधियां। आपको पता है रूसो प्रकृतिवादी थे, बच्चे को स्वतंत्रता में विश्वास करते थे, इसलिए इनकी शिक्षण विधियां भी यही थी, जैसे कि स्वयं करके सीखना, स्वयं करके सीखना, ये भी इनके अनुसार एक शिक्षण विधि रखी गई थी शिक्षा के अंतर्गत। अनुभव द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, क्रिया करके सीखना, क्रिया करके सीखना, स्वाध्याय, स्वाध्याय विधि पर भी ज्यादा बल दिया। पांचवा था इनके अनुसार प्रयोग द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, इस पर भी ज्यादा बल दिया गया। और खेल द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना। सातवां अन्वेषण द्वारा सीखना। ये थी इनके अनुसार शिक्षण विधियां कि हम इनको शिक्षा के अंतर्गत इन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, और ये सारी विधियां प्राकृतिक थी। आगे चलते हैं इनके अनुसार अनुशासन। अनुशासन की बात करते हैं तो रूसो प्राकृतिक अनुशासन में विश्वास करते थे कि अनुशासन होना चाहिए, वो प्राकृतिक अनुशासन हो, प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित हो, प्राकृतिक अनुशासन, और बच्चे की स्वतंत्रता पर बल देते थे, स्वतंत्रता पर विश्वास करते थे। ये इनके दो सिद्धांत थे, स्वतंत्रता पर विश्वास और प्राकृतिक अनुशासन। ये कहते थे कि जो प्राकृतिक अनुशासन है, प्रकृति स्वयं ही दंड दे देती है, प्रकृति स्वयं ही हमें दंड दे देगी। अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें दंड देगी, और हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमें पुरस्कृत करेगी, ऐसा इनका मानना था। तो इनके अनुसार अनुशासन था वो प्राकृतिक अनुशासन था, बच्चे की स्वतंत्रता पर ज्यादा विश्वास दिया जाता था। आगे चलते हैं इनके अनुसार शिक्षक शिक्षार्थी। शिक्षक शिक्षार्थी की बात करते हैं तो इनकी जो शिक्षा थी वो बाल केंद्रित थी, शिक्षा बाल केंद्रित थी, या हम कह सकते हैं इन्होंने बच्चे को ही केंद्र बिंदु माना, कि बच्चे को ही केंद्र बिंदु माना। और इनके अनुसार जो शिक्षिका है या शिक्षक है वो कौन थी, वो प्रकृति थी। ये कहते थे कि प्रकृति ही मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका है, ऐसा ये मानते थे। और शिक्षक को ये कहते थे कि शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के रूप में हो, मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। जो शिक्षक है वो मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, और किसी भी तरह के बाह्य नियंत्रण पर का ये विरोध करते थे कि किसी भी तरह का कोई बाह्य नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बच्चे को स्वतंत्र रूप से शिक्षा देनी चाहिए। आगे आते हैं इनके अनुसार एक लास्ट पॉइंट है विद्यालय। रूसो जो कि विद्यालय का जो कृत्रिम वातावरण है उसका विरोध करते थे, और ये किसी भी तरह के पाठ्यक्रम में विश्वास नहीं करते थे, और ये एक स्वतंत्र वातावरण, विद्यालय में एक स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए, इसको ज्यादा महत्व देते थे। और प्रकृति को ही विद्यालय मानते थे कि जो विद्यालय होना चाहिए वो प्राकृतिक
सौंदर्य वातावरण में होना चाहिए या प्राकृतिक होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। कृत्रिम वातावरण और कृत्रिम पाठ्यक्रम पर ये विश्वास नहीं करते थे। ये थे रूसो के विचार। हम आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।